Yes. So first Rx is polar in nature. Second one is it is insoluble in water. इसको होना चाहिए था soluble in water. Since it is polar in nature, water is polar in nature, this one is polar in nature. So they must be soluble in water, but they are insoluble in water. अब उसका reason क्या है? So they are insoluble in water. Now what is the reason? Since it is incapable of formation of hydrogen bonding. ठीक, लिख लो चाहो तो. It is insoluble in water since it is not forming hydrogen bonding. Next one is boiling point. ठीक, next one is boiling point. Okay, तो boiling point में suppose you are taking alkane 2 कार्बन का, जो मैं कल बोल रहा था, and suppose you are taking any alkyl halide, it may be fluorine, chlorine, bromine, iodine, इसका boiling point is greater than CH2 तो सेम नंबर ऑफ कार्बन एल्केन के लिए प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आता है. इंपॉर्टेंट वन इज, लिख सकता था मैं, एज ब्रांचिंग इंक्रीजेज, एज ब्रांचिंग इंक्रीजेज boiling point also increases, sorry decreases, decreases. क्यों? उसका मेन रीजन क्या था? ये नोट करो जल्दी से, मैं आगे वाले पेज पे जा रहा हूं. तो एज ब्रांचिंग इंक्रीजेज बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज. व्हाट इज द रीजन? यस, इट्स वेरी 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 गुड, सरफेस एरिया. तो जितना ज्यादा तुम ब्रांचिंग इंक्रीज करता जाएगा, सरफेस एरिया कम होता जाता है. अगर सरफेस एरिया कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. मतलब बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया. ओके, यस. तो सपोज हम लोग के पास प्रॉब्लम मैं दे दूं, CH3 CH2 CH2Br. Suppose this is CH3 CH2 CH, यहां पर हो गया, एंड दिस इज Br. ठीक है ना? सपोज तुमने ऐसा ले लिया, तो सबसे कम सरफेस एरिया देखो कहां पे दिख रहा है? थर्ड वाले में, है ना? तो बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होगा, हाईएस्ट सरफेस एरिया इज फॉर फर्स्ट, देन सेकंड, एंड देन थर्ड. Important one. As branching increases in any compound, as branching is increasing, boiling point is decreasing. ठीक, as branching increases, boiling point decreases. ये अल्कोहल में, एल्केन में, किसी में भी. ठीक है ना? अच्छा, इसके पीछे वाले में क्या था इसका मेन रीजन?
सेम नंबर ऑफ कार्बन के लिए क्या हो रहा था, इसका मोलर मास इज हायर, ठीक है ना, इसका मॉलिक्यूलर मास इज हायर। जिसका मोलर मास हायर होता है, जिसका मोलर मास हायर होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन वंडर वॉल फोर्सेस। लिख लो, एज मोलर मास इंक्रीजेस, as molar mass increases, boiling point also increases due to, boiling point also increases due to increase in van der Waal forces, increase in van der Waal forces. Okay, now फिर से मैं आता हूँ बॉइलिंग पॉइंट का। सपोज आई एम टेकिंग इन प्रॉब्लम फॉर्मेट, तो यही तुमको फिर से बॉइलिंग पॉइंट अरेंज करना है, बट फॉर CH3 CH2 F, this is first, CH3 CH2Cl, कुल मिला करके नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, that is chlorine, fluorine, bromine, iodine are changing. Okay, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4. So this will be 4. Same region, molar mass is increasing. Molar mass is increasing. Molar mass is increasing. Molar mass is increasing. That's why boiling point will increase for same number of carbon but different halogen atoms. Yes. So this is 4321. This is not because of surface area. This is because of increase in molar mass of iodine, then bromine, then Cl, then fluorine. Okay. This is because of increase in molar mass. इसके पहले वाला same number of carbon, same molecular formula but different isomers, that is the branching. Because of branching, then its boiling point will be decreasing on increase in branching. उसके बाद मेरे पास ऐसा आ गया। नाउ हम लोग आते हैं, मैंने हेडिंग छोड़ करके लिखा था कल का, तुम्हारा होमवर्क मैंने डिस्कस किया अभी। कल मैंने हेडिंग लिख करके छोड़ा था SN1 रिएक्शन। हेडिंग क्या था, यूनी मॉलिक्यूलर। पहले लिखो या बाद में लिखो, यूनी का मतलब वन। अभी देखते हैं व्हाई इट इज सेइंग यूनी मॉलिक्यूलर। ओके, यूनी मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यू में राइट, यू में राइट। अभी बोले आवाज कम आ रही है, अभी सही है क्या अलाप? टेल मी, अभी सही है क्या? ओके, तो यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक, यू में राइट न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, व्हाट एवर इट इज। तो सब्स्टिट्यूशन मैंने ऐसा लिख दिया, रिएक्शन मैंने ऐसा लिख दिया। ओके, यूनि का मतलब ही होता है वन। तो अब देखो फिर से, अभी कोई कुछ नोट नहीं करेगा, चुप मार करके देखो मैं लिख के आ रहा हूं। ओके, सो सपोज यू आर टेकिंग, क्योंकि एक बार मुझे समझ में आ गया
तो हम लोग उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इन बोर्ड एग्जाम. It may be Cl, it may be Br, it may be I, it may be F. Now you have taken earlier reaction, dilute H2SO4. मैंने जानबूझ के पहले रिएक्शन करा दिया, वहीं पर कराया जा सकता था, बट देखो अब मैं पूरा यहाँ पे लिख रहा हूँ. CH3 is belonging to plus I effect. मैंने वो लिखवाया भी था 11th क्लास, सब लोगों को थोड़ा सा आइडिया भी होगा. अगर याद इन केस नहीं है तो फॉर राइट नाउ all alkyl groups are belonging to plus I effect. Okay, एंड प्लस आई इफेक्ट को हम लोग बोला करते थे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. इसको हम लोग बोला करते थे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मतलब क्या हो गया? तो CH3 is belonging to plus I. That's why it will produce delta negative charge, not absolute. This is delta. Okay, so this is delta. अब देखो मैं फिर से डिफरेंट पेन्स यूज करूंगा यहाँ पर. मैं इसको हटा रहा हूं. दिस इज BR. उसको मैंने जानबूझ करके लंबा बनाया. यहाँ पे देखो दिस इज बिकॉज ऑफ 1 CH3, बिकॉज ऑफ सेकेंड CH3, बिकॉज ऑफ थर्ड CH3. नाउ 1 CBr एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बना होता है. सो बिकॉज ऑफ दिस रिपल्सन between delta negative charge and two electrons of CBr. ठीक, मैंने बोला था इधर मम्मी पापा बैठे हैं, इधर मम्मी पापा बैठे हैं, इधर मम्मी पापा बैठे हैं. भागने का सिर्फ एक ही गेट बच गया, वहीं से भागना है तुझे, बस हो गया. नाउ अदिति बोलो, हाथ उठा रहे हैं. अदिति, अदिति ने हाथ उठाया, बोलो जस्ट मैसेज मी, चैट मी. हाँ बोलो. ओके, इंटरनेट कनेक्शन डाउन हुआ था, कोई बात नहीं. मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से करते हुए जाएंगे सभी लोगों के लिए. जस्ट फॉर रिवीजन फॉर अदर्स. CH3, 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 there are 3 CH3, that is tertiary alkyl group. Now CH3 is belonging to plus I effect, जिसको मैं बोला करता था इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का मतलब डेल्टा नेगेटिव चार्ज उसने रिलीज किया. That's why there will be repulsion between two electrons of one bond of CBr and 3 delta negative charge of CH3, 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 जिसकी वजह से ये बॉन्ड ऐसा ब्रेक हुआ, रिपेल होकर के. रिपेल होकर के जल्दी बॉन्ड ब्रेक होगा. ये जब बॉन्ड ब्रेक हुआ, नाउ दिस इज फॉर्मिंग, दिस इज फॉर्मिंग कार्बोकैटायन. नाउ इंपॉर्टेंट वन, कि कहां पर कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, कहां पर नहीं फॉर्म होगा. समवेयर इट मे राइट कार्बोनियम. अब अगर याद हो, ईएम हम लोग वर्ड कहां पे लगाते हैं? ईएम फॉर पॉजिटिव चार्ज, है ना. फॉर एग्जांपल अमोनियम NH4 प्लस, है ना. नाइट्रोनियम NO2 प्लस, ऐसा. इंपॉर्टेंट वन, जो तुमने पीछे पूरा एक्सप्लेन किया था ना, अभी तुमको ये समझ में आएगा कि मैं क्यों बार बार इसको लेकर के एक्सप्लेन कर रहा हूं.
कम से कम 4 बार 5 बार हो जाएगा, समझ में तो आएगा। नाउ दिस वन इज हैविंग ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इसलिए। तो ट्रायंगुलर या ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है। ट्राइगोनल प्लेनर कैसे है, ये ज्वाइन करके देखो तो ट्राइगोनल शेप निकल करके आ रहा है तीनों का। तुमको बुक्स वगैरह में सॉलिड लाइन से दिखाएगा, मैंने जानबूझ करके सॉलिड इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि तुमको लगे ब्लैक वाला बॉन्ड है एंड ब्लू डॉटेड आर नॉट नॉट अ बॉन्ड, वो तुमको सिर्फ रियलाइज करने के लिए किया कि ट्राइगोनल प्लेनर है। दैट्स व्हाई नाउ इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, incoming nucleophile, which one is incoming nucleophile, OH माइनस, कल बोला था दिल से रिएक्शन होगा तो वाटर निकलता था, अगर वाटर निकला तो फिर से देखो, अगर ये फ्रंट साइड और बैक साइड तुम डिसाइड कर लो, मैंने बोला था कल जो तुम लिख रहा है कॉपी पर वो डेट इज ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, तो अगर उस पर ट्रायंगल बना दे तो यहाँ पे क्या लगा दिया जाए, CH3 एंड CH3, somewhere it will write Me is methyl। चलो मैं इसको 2D प्लेन में तो नहीं दिखा सकता ना, इसलिए 2D प्लेन में मैं ऐसा दिखा रहा हूं कि ये फ्रंट साइड से अटैक हो रहा है, किसका, OH माइनस का, इसको तू फ्रंट बोल ले। दूसरा अगर यही इधर से अटैक हो जाए, लेफ्ट साइड है इसलिए उसको बैक साइड बोल दिया बस। तो फ्रंट साइड अटैक 3D फिगर में कैसे होता, 3D में, तो 3D के लिए मैंने बोला था कि नोटबुक तुम्हारा 2D प्लेन है, जो तू आंख से देख रहा है उधर OH आएगा, ठीक। तो वो फ्रंट, तुम्हारे पैर के साइड से अटैक किया इस बैक, कल भी बोला था, इसके पहले भी बोला था, इसीलिए बार बार बोल रहा हूं क्योंकि दिस इज द पार्ट ऑफ कंपटीशन, मैंने यूज नहीं किया है बट करूंगा, दिखाऊंगा तुमको कैसे कंपटीशन में आया। फ्रंट साइड जिधर Br था, राइट साइड उधर ही OH आया, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज रिटेंशन। ये सब हम लोग के टेक्स्ट बुक में दिया है, एंड दिस इज कॉल्ड एज इन्वर्जन। क्यों इन्वर्जन, इनवर्ट उल्टा हो गया है, ओके। वो जिधर Br है फर्स्ट पॉइंट पर, उसके अपोजिट में OH लगाए, सॉरी दोनों, 1 मिनट 1 मिनट सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, दोनों एक ही जगह पे लग गए, ठीक है ना। सो दिस इज OH, यस, उल्टा लगा, तो एक इन्वर्ट हो गया, दूसरा क्या हो गया, रिटेन कर लिया, इसलिए रिटेंशन, ओके। सो रिटेंशन एंड इन्वर्जन, रिटेंशन एंड इन्वर्जन। नाउ टेल मी इफ एनीवन इज हैविंग डाउट। SN1 कैसे बोला है ये मैंने नहीं बताया है, SN1 कैसे होता है ये नहीं बताया अभी मैंने, ठीक है ना। पहले ये बोलो यहां तक समझ में आया नहीं, यस और नो, जल्दी जल्दी बोलो, यस और नो। अरे विश्रांति, विश्रांति, यस सर। विश्रांति समझ में आया क्या, लिख जल्दी से। और उनकी फ्रेंड सृष्टि, समझ में आ रहा है, भक्ति बोले यस समझ में आया, वेरी गुड। चलो अब हम लोग निकालते हैं इस पर क्या होता है, वाई दिस वन इज SN1, वाई इट नेम्ड एज SN1, वाई इट इज नेम्ड एज SN1।
again I am writing down the step number 1, step number 2, जानबूझ करके मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा, 3 and 4. Now come to step number 1. Come to step number 1. Now in step number 1 bond is broken. तो तुम लोग को थोड़ा सा याद हो, थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने बोला था बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा, मतलब सपोज यू आर राइटिंग डाउन द टाइमिंग, तो ब्रेक होने में ज्यादा टाइम लगेगा या बॉन्ड फॉर्म होने में ज्यादा टाइम लगेगा? तुम्हारे माइंड में हो रहा होगा बॉन्ड फॉर्म होने में। नहीं रे बाबा, बॉन्ड तो बहुत इमीडिएटली फॉर्म होता है, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। तुझे बॉन्ड ब्रेक करने में टाइम लगता है। ओके, तो अगर बॉन्ड ब्रेकिंग टाइम लगेगा तो दैट विल बी द स्लोएस्ट स्टेप, दैट विल बी द स्लोएस्ट स्टेप। ओके, दैट विल बी द स्लोएस्ट स्टेप। इसका मतलब स्लोएस्ट स्टेप among 1 2 3 4, among 1 2 3 4 which one is the slowest step? Among 1 2 3 4 which one is the slowest step? Among 1 2 3 which one is the slowest step? Step number 1. Step number 1, bond का breaking is always slow step. इसीलिए step number 1 is slowest step. This is slowest step, और स्लोएस्ट स्टेप के अकॉर्डिंग ही रेट लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल, सपोज सपोज करने में क्या जाता है, सपोज तुम्हारे पास 3 कंपनियां हैं, ठीक, और कंपनियों के तूने एक मुंबई में है, दूसरा लोनावला में है, एंड तीसरा तुम्हारा पुणे में है। तुम्हारा पूरा प्रोडक्शन हाउस इज इन मुंबई, ठीक, एंड सपोज स्टोरेज कैपेसिटी इज ऑल्सो इन मुंबई, लोनावाला एंड पुणे साइमल्टेनियसली है। तुम्हारे मुंबई की कैपेसिटी स्टोरेज की सपोज 1 लाख टन की है, बट बीच में जो लोनावाला है उसका सिर्फ और सिर्फ 100 टन की कैपेसिटी है। तो भाई पुणे में कितना भी, चलो तुम्हारा फोर्थ तुम खोलना चाह रहे, चलो सातारा में खोल दे, चलो मुंबई पुणे की कैपेसिटी 1 लाख की जगह पे 50 लाख टन की है, बट भाई लोनावले वाले का तो बहुत कम है ना। तो पुणे में या सातारा में पूरा का पूरा किसके ऊपर डिपेंड करेगा? लोनावला के ऊपर। भाई लोनावला जितना उधर से निकल करके आएगा वही तो होगा ना, लोनावला की कैपेसिटी बहुत कम है। तो पूरी की पूरी तुम्हारी यूनिट 1 2 3 4 किसके ऊपर डिपेंड करेगा? दैट इज टोटली डिपेंडिंग ऑन लोनावला। दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। लोनावला से जितना फास्ट होगा वो तुम्हारा आगे का होगा। क्यों? क्योंकि लोनावला की कैपेसिटी सबसे कम है, प्रोड्यूस करके ही क्या कर लेगा। ठीक, सेम थिंग इज हियर। द स्लोएस्ट स्टेप is always defining the rate of the reaction. Slowest step will define the rate of the reaction. Slowest step will define the rate of the reaction. उससे भी नहीं समझ में आया तो तुम लोग अपने स्कूल कॉलेज वगैरह में जब भी स्पोर्ट्स खेलते होगे, सपोज तू खो खो खेल रहा है और उसमें एक ऐसा है जो सबसे कमजोर प्लेयर है, ठीक है ना, तो पूरी की पूरी टीम किसके ऊपर डिपेंड करेगी? सब कमजोर के ऊपर। गलती से अगर कमजोर ने खराब खेला तो पूरी टीम गई। तो पूरा का पूरा इज डिपेंडिंग ऑन कमजोर वाला जो स्टूडेंट है, पूरा का पूरा इज डिपेंडिंग ऑन जो भी है। तो हम लोग आईआईटी में उसको गड्ढा बोलते थे, गड्ढा। सब लोग बोलते थे गड्ढे को पकड़ो, गड्ढे को, ठीक है ना, वैसे ही है इधर। तो 1 2 3 4, 1 is the slowest step, that's why rate will be defined with respect to 1. अब सभी लोग, मैं आगे बढ़ता हूं, अभी कोई कुछ नोट नहीं करेगा, जो मैं बोल रहा हूं सिर्फ उतना करना। मैंने बोला था सुनने के लिए, सिर्फ सुनना है।
हाँ बोलो जीवन, जीवन क्या है? जीवन बोल। अरे बाबा रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं, पूरा का पूरा आ रहा, 15-20 मिनट से कैसे रिपीट करेगा कोई? सिर्फ एक चीज समझाने के लिए डिफरेंट एग्जांपल में ले रहा था कि, और ये रिएक्शंस हमने कल भी किए हैं, परसों भी किए थे। all the all the steps are depending on, all the steps are depending on, all the steps are depending on किसके ऊपर? स्लोएस्ट स्टेप के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना? That's why rate of the reaction, हाँ तो अब यहीं से देख, अगर ये आधे घंटे के बाद आ रहा है तो आधे घंटे वाला एक्सप्लेन बिल्कुल एक जितना भी है उतनी देर का एक लाइन का स्टेटमेंट है कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज डिपेंडिंग ऑन स्लोएस्ट स्टेप, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडिंग ऑन स्लोएस्ट स्टेप, ठीक है ना? कोई कुछ अभी भी नोट नहीं करेगा, जीवन अभी भी किसी ने एक भी वर्ड नोट नहीं किया है, ठीक है ना? इतनी देर से चल रहा था एक वर्ड को लेकर के। That's why rate of the reaction, chemical bond, sorry, chemical equilibrium, rate is depending on, rate is depending on किसके ऊपर? बोलो। रेट इज डिपेंडिंग ऑन किसके ऊपर? रेट इज डिपेंडिंग ऑन concentration of the 11th class reactants। रिएक्टेंट क्या है? अब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो तुमने क्या लिखा था, CH3 का होल थ्राइस और Br एंड कौन, सॉरी, एंड डाइल्यूट H2SO4। अब देखो, डाइल्यूट H2SO4 के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, क्यों? Why it is not depending on dilute H2SO4? क्योंकि this compound is containing 3 plus I effect CH3 CH3 CH3, that's why delta negative and delta negative। अगर डेल्टा निगेटिव डेल्टा निगेटिव डेल्टा निगेटिव आया, ये तो डाइल्यूट H2SO4 नहीं भी है, ऐसा नहीं है। तुम्हारे माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि सर डाइल्यूट H2SO4 नहीं रहेगा तो फिर भी ब्रेक हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। When dilute H2SO4 is present, this is polar in nature, because of polar in nature bond will be easily broken। इसके प्रेजेंस में ब्रेक होगा, बट इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है ना? क्यों? दे आर सेल्फ कैपेबल बिकॉज ऑफ रिपल्सन ऑफ डेल्टा नेगेटिव ऑफ CH3 CH3 CH3। दैट्स व्हाई इट इज डिपेंडिंग ऑन सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैं बोला करता हूं नया नाम सबस्ट्रेट। तुम्हें बुक्स वगैरह में अब लिखेगा एस, स्क्वायर ब्रैकेट इज रिप्रेजेंटिंग कंसंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट इज रिप्रेजेंटिंग कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के पावर कितना है? 1। इसमें कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट किए? सिर्फ सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज यूनिमॉलिक्यूलर, वन मॉलिक्यूल। इट इज, it is depending on constant, it is not depending on H2SO4, it is depending on only organic compound, that's why this is uni, one molecule के ऊपर डिपेंड, ठीक है ना? तो अब बोलो यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो यस और नो जल्दी से बोलो। ठीक है, जीवन
लास्ट पार्ट वगैरह जो भी था कल का, बिल्कुल वहीं से स्टार्ट किया है हमने। जो तुमको दिखाई दे रहा है वो सब वो कल का है, ठीक है ना? नो डाउट, बट someone is having doubt still, I am repeating one. Step number 1 is defining the slowest step, ठीक है ना? Step number 1 is defining the rate of the reaction because of slowest step. Why this one is slowest step? Because of breaking of the bond. Again, because of presence of cs3 cs3 cs3, it will produce delta negative and delta negative. G1, it is producing delta negative and delta negative, due to which this bond is broken. अगर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बना, ओके? अगर ये कार्बोकैटायन बना तो डाइल्यूट H2SO4 के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? इट इज डिपेंडिंग ऑन concentration of organic compound. That's why this is called as unimolecular reaction. एक रिएक्शन में एक ही मॉलिक्यूल सिर्फ पार्टिसिपेट कर रहा है, ये वाला, इसलिए दिस इज यूनिमोलिकुलर। स्लोएस्ट स्टेप में, हाँ स्लोएस्ट स्टेप में। अब तुम बोलोगे ऐसा नहीं कि सर ओएस तो आ रहा है ना, अरे दैट इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन। रेट ऑफ द रिएक्शन इज डिफाइंड विथ रेस्पेक्ट टू स्लोएस्ट स्टेप, ओके? सो रेट स्लोएस्ट स्टेप के रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं। दैट्स व्हाई रेट ऑफ द रिएक्शन इज डिपेंडिंग ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड। दैट इज नथिंग बट, तुम चाहो तो ऐसा लिख लो, अगर तुमको पूरा लिखना ही है तो CH3 का थ्राइस C Br, ऐसा शॉर्ट में। दिस इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट। ऑर्गेनिक कंपाउंड को अब हम लोग हमेशा सबस्ट्रेट बोला करेंगे, ठीक? S इज स्टैंडिंग फॉर सबस्ट्रेट। उसका पावर कितना है देखो, 1 1, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूं यहां पर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, जल्दी से लिखो यस और नो, उसके बाद मैं बोलता हूं लिखने के लिए, और मैं पूरा स्टेटमेंट लिखवाऊंगा मैं एक एक। बाय द वे किसी को समझ में नहीं भी आया होगा ना, तो घर पे पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, मैं एक एक स्टेटमेंट लिखवाऊंगा, ओके? एंड दिस इज इंपॉर्टेंट वन। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है ना? चलो चलो, वेरी गुड। अब सभी लोग प्लीज नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन फास्ट, प्लीज नोट डाउन फास्ट, प्लीज नोट डाउन फास्ट। आई एम गिविंग counted 3 minutes. This is important one, this is important one.
Write down fast. Write down fast, please. Note it down. Note it down. Yes, हो गया सब लोगों का डन. Very good. So now heading number one. Heading number one. कोई कुछ नहीं नोट करेगा, जो मैं बोलूंगा वही करेंगे. Heading number one. Heading number one. लिखो order of the reaction. Heading is order of the reaction. Heading number one. Order of the reaction. Order of the reaction. ठीक. अब नोट करो. हेडिंग में लिख करके लिखो. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में लिखो ये सब. ऑर्डर में लिखो फास्ट. और स्टेटमेंट खत्म होने के बाद, लिखने के बाद लास्ट में मैंने लिखा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को हम लोग कम से कम 1 घंटे पढ़ेंगे, बट इन चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स. ओके. ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 1. वो कहां से पता चला? जितना पावर होगा. पावर 2 होता तो ऑर्डर 2 होता, पावर 3 होता तो ऑर्डर 3 होता. ओके. अभी देखेंगे यही SN2 रिएक्शन में 2 आएगा. ये नोट करने के बाद सभी लोग बॉक्स में लिख लेंगे. पहले नोट कर लिया क्या सबने? इंटीमेट करो मुझे. नोट किया क्या? नोट किया क्या? अर्णव नोट कर लिया? यस. वेरी गुड. वेरी गुड. ठीक है. तो अब लिखो कहीं पर भी बॉक्स में बना करके, या पहले स्टेटमेंट लिख करके फिर मैं फनी मतलब कि ऐसे ऐसे करके कैसे भी बॉक्स बना लेंगे. हाँ, अच्छा लगने के लिए, ताकि ध्यान जाए उस पर. लिखो. बॉक्स में लिखो ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड. ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड. ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड इज नॉर्मली स्लोएस्ट स्टेप. ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड इज नॉर्मली स्लोएस्ट स्टेप. ठीक. हो गया. तो पॉइंट नंबर 1 वाज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. And what was the order of the reaction? Order of the reaction is 1. Now second heading. हाँ सर, यू बोलो, हाथ उठाया है. Yes, order of the reaction is 1. Now the next point of heading is intermediate. हाँ साइली बोल, हाथ उठा रहे. Next heading is intermediate formed. Next one is intermediate formed.
intermediate formed. ठीक है ना, लिखो, मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं पूरा, हाँ? जितना मैं बोल रहा हूं अगर मैंने उतना लिख दिया, एग्जाम ने तुमको खुश होकर के 5 में से 6 नंबर दे देगा, अगर राइटिंग अच्छी रही तो। ऐसे ही बोलो। चलो इंटरमीडिएट फॉर्म में लिखो, लिखो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ, because of presence of, because of presence of three alkyl groups, three alkyl groups, three alkyl groups which are belonging to, which are belonging to, which are belonging to, which are belonging to positive inductive effect, positive inductive effect, which are belonging to plus I group, that is positive inductive effect, and they will disperse, and they will disperse delta negative charge, and they will disperse delta negative charge, they will disperse delta negative charge, they will disperse delta negative charge, due to which, due to which, due to which, due to which, due to which repulsion between, due to which repulsion between delta negative charges, due to which repulsion between delta negative charges and two electrons of CX bond, of CX bond, CX bond, कॉमा लगा के लिखो, X will be easily, X will be easily removed, X will be easily removed, and carbocation intermediate is formed, and carbocation intermediate is formed. वो तुम्हारा पूरा रीजन था, यहाँ पे मैंने एक लाइन में लिख दिया, कार्बोकेटायन या कार्बोनियम, तो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। ओके, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट इज फॉर्म, इट मे राइट कार्बोनियम। ठीक है ना, नेक्स्ट लिखो नंबर ऑफ स्टेप्स, नेक्स्ट हेडिंग नंबर ऑफ steps, important one, this is important point, I will always used in throughout the chemistry, bola I will used in throughout the chemistry, I will used in whole organic chemistry word, number of steps। ओके, तो बोलो कितने स्टेप में हो रहा था, हम लोगों ने देखा एक स्टेप में था क्या, सो वी विल यूज वर्ड नॉट फोर, वी विल यूज वर्ड कि मोर देन वन स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन SN1 रिएक्शन। लिखो मोर देन वन, more than one, more than one steps are involved, are involved in, are involved in, more than one steps are involved in SN1 reaction।
SN1 क्यों बोल दिया था? क्योंकि वन मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड कर रहा था, दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था। ठीक है ना? नंबर ऑफ स्टेप्स हो गए। नाउ एनर्जी प्रोफाइल। नेक्स्ट हेडिंग इज एनर्जी प्रोफाइल। अभी तुमने लिखा ऊपर, now these are consequences of the points. Now point number 3 is correlating with the fourth one. How many steps? More than one step. That's why thermodynamics and thermochemistry में अगर याद हो हम लोगों ने रिएक्शन देखा था कि अगर ये मोर देन वन स्टेप में हो रहा है तो मोर देन वन हम पाएगा। यहाँ पे जाके इंटरमीडिएट्स फॉर्म हो रहे थे। ठीक है ना? एक स्टेप में होता, सपोज एक स्टेप में होता तो डायरेक्टली ऐसा बनता। ओके, मोर देन वन स्टेप में रहा इसलिए ऐसा ग्राफ बना। So this is nothing but potential energy or simply energy. This is reactant, this is product और बीच में वो intermediate steps. This is RC. हाँ बोलो। ये फोर कर्व नहीं है, कॉम्प्लेक्स जो बनाता है ना, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनने से पहले जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, स्टेप के ऊपर नहीं। स्टेप के ऊपर नहीं, इधर है कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए स्टेप, यहाँ पर ये देखो अटैक कर रहा है ना, कहां पर? 2 एंड 3 को तो सिर्फ समझने के लिए मैंने किया है। ओके, 2 एंड 3 को समझने के लिए किया है। देखो 2 एंड 3 में क्या डिफरेंस है, सिर्फ तुमको विजुलाइज करने के लिए मैंने किया था 2 एंड 3। 2 एंड 3 इज नॉट अ स्टेप। सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स। इसके बाद रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। ठीक, कोई प्रॉब्लम टिल नाउ? व्हाट इज आरसी? व्हाट इज आरसी? कोई होनहार बालक या बालिका? व्हाट इज आरसी? व्हाट इज आरसी? हाँ भाई, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। आरसी क्या है? हाँ भाई, वेरी गुड। तनया ने बोला रिएक्शन कोऑर्डिनेट, वेरी गुड। रिएक्शन कांस्टेंट नहीं, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, वेरी गुड। आरसी इज रिएक्शन कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब जैसे मैथ में हम लोग बोलते थे ना कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट का मतलब था वो तुमको बताता है। ठीक है ना? कोऑर्डिनेट में जैसे मैं बोलता था 2,3 वैसा टाइप का है, तो ये रिएक्शन कैसे कैसे प्रोसीड हो रहा है वो वाला कोऑर्डिनेट। ठीक, तो एनर्जी प्रोफाइल हो गया, रिएक्शन इज प्रोसीडिंग इन मोर देन वन स्टेप, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग मोर देन वन हम्प। इसको हम्प हम लोग बोल रहे हैं, ये वाला हम्प है। तो पॉइंट नंबर 4 के बाद, सॉरी दिस इज पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 4 के बाद पॉइंट नंबर 5 मैं एक एक स्टेप डिटेल में लिखवा रहा हूं। नेक्स्ट वन लिखो, नेक्स्ट वन प्रोडक्ट फॉर्मेशन। या तो फिर ब्रैकेट में लिख लिया मैंने स्टीरियो केमिस्ट्री। नाउ व्हाट इज स्टीरियो केमिस्ट्री? कुछ अगर याद हो 11th क्लास का तो, जो लोग दूसरी कोचिंग से आए हैं उनको हो सकता है स्टीरियो केमिस्ट्री का वर्ड नहीं समझ में आएगा, बट स्टीरियो का मतलब ही क्या था अगर याद हो, मैंने स्पेस और स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ाया था। सभी कोचिंग में सिर्फ और सिर्फ डी और एल तक बताया गया था, सॉरी सभी कोचिंग में सिर्फ और सिर्फ सिस ट्रांस बताया गया होगा, बट मैंने तुम लोग को डिटेल्ड में डी फॉर्म, एल फॉर्म,
रेसमिक मिक्सचर, ठीक है ना, और डी और एल फॉर्म स्टीरियो केमिस्ट्री का, कि कैसे होता था, सब ढेर सारा हमने डाई स्टीरियोमर्स, इनएंशियोमर्स सब करवाया हुआ था डिटेल्ड में। अगर किसी को नहीं आ रहा है तो परेशान नहीं होना है, मैं आगे यूज करके बताता जाऊंगा, जहां जहां आएगा मैं सब बताता जाऊंगा, ओके। दूसरी कोचिंग में जहां यहाँ पे आकर के लोग बताते हैं वो भी थोड़ा सा, हम लोगों ने तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स वगैरह करके किया था। प्रोडक्ट फॉर्मेशन आई विल टेल यू इन डिटेल, ओके। कहने का मतलब स्पेस, 3D स्पेस में कैसा इसका चेंज हो रहा होगा उसकी बात हम लोग कर रहे हैं ना। प्रोडक्ट फॉर्मेशन में देखो, ये था प्रोडक्ट फॉर्मेशन, कौन सा, ये वाला, कौन सा, इन्वर्जन एंड रिटेंशन। लिखो, लिखो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, मैं भी लिखता जा रहा हूँ, मेरा ही देख करके चाहे तो लिखें, या मैं बोल रहा हूँ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन ट्राइगोनल, ट्राइगोनल स्ट्रक्चर ऑफ, ट्राइगोनल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनियम, कार्बोनियम को ही कार्बोकैटायन ना, ट्राइगोनल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनियम इज अटैक्ड, मैंने वर्ड यूज किया, इज अटैक्ड फ्रॉम आइदर फ्रंट साइड, आइदर फ्रंट साइड और बैक साइड, और होना चाहिए था यहाँ बीच में, और बैक साइड, सो इट विल फॉर्म, so it will form, फ्रंट के लिए क्या वर्ड यूज किया, रिटेंशन, सो इट विल फॉर्म होना चाहिए था, अब मैं इसको रब नहीं कर रहा हूं, इट विल फॉर्म रिटेंशन एंड इन्वर्जन प्रोडक्ट साइमल्टेनियसली। ठीक है ना। अब देखो मेरे टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है वर्ड, जो कि रॉन्ग लिखा है, उन्होंने वर्ड यूज किया है रेसमिक मिक्सचर, उन्होंने डायरेक्टली वर्ड यूज किया है कि इट विल फॉर्म रेसमिक मिक्सचर। पहले ये लिख लो, तब मैं पूरा बताता हूँ व्हाट इज रेसमिक मिक्सचर। बट इक्वल अमाउंट ऑफ रिटेंशन एंड इन्वर्जन प्रोडक्ट, ब्रैकेट में मैंने लिख लिया रेसमिक प्रोडक्ट में फॉर्म, रेसमिक मिक्सचर प्रोडक्ट बोलूं, रेसमिक मिक्सचर प्रोडक्ट, रेसमिक मिक्सचर प्रोडक्ट में बी फॉर्म्ड, ऐसा। तुम्हारे एग्जाम बोर्ड में टेक्स्ट बुक में उन्होंने डायरेक्टली लिखा है रेसमिक मिक्सचर इज फॉर्म, बट दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, मैंने बोला मे बी फॉर्म, ठीक है ना। अभी बताता हूँ, यहीं पे रेसमिक डिफाइन कर दूं क्या, सब लोग बोलो तो मैं यहीं पे कर दूं, अदरवाइज मैं बाद में करूं। रेसमिक मिक्सचर मैं यहीं बताऊं क्या, या आगे बताऊं, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस वन, बट तुमको समझने के लिए, ओके। ठीक है, कुछ लोग बोल रहे हैं यस, यस यस यस, ठीक है, ठीक है। एक बार बताया हुआ था फिर भी सब लोग भूले हुए हैं, मैंने पहले भी बोला है कि भूलना तो हम लोगों का जन्म सिद्ध अधिकार है, और अगर हम लोग नहीं भूलेंगे तो हम लोग का खोपड़ी जो है फट जाएगी,
क्योंकि इतना चीजें कौन स्टोर करके रखेगा, है ना। इसलिए बेटर हो कि गंदी चीजें भूलते जाए, सब्जेक्ट वाली चीजें मत याद करके रखो, काम की चीज नहीं है। शाहरुख खान ने क्या गाना गाया है वो याद होना चाहिए, वो कैसे मिमी मिमी करके बकरी की तरह बोलता है वो सबको याद है। चलो भाई, अरे कोई शाहरुख खान का फैन तो नहीं है रे बाबा, मन ही मन में गाली दे रहा है। चलो, दिस इज रेशमिक मिक्सचर। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ SN1 और SN2, ओके। सिर्फ समझने के लिए व्हाट इज रेशमिक मिक्सचर। ये सब बोर्ड में है, हाँ सब बोर्ड में है, मैं पूरा बताता हूँ कब बोर्ड में रहेगा कब नहीं रहेगा। चाहो लिखो, लिखो, लिखो। व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ, व्हेन equal amount of D and L form are mixed, D and L form are mixed, नाउ D और L को इक्वल अमाउंट को तुमको वर्ड कहीं पे यूज करेगा इक्विमोलर, उसका मीनिंग सेम है। इक्विमोलर का मतलब क्या, इक्वल मोल्स। देन मिक्सचर इज कॉल्ड एज, then mixture is called as racemic mixture। कोई ये तो नहीं बोल रहा है कि व्हाट इज डी एंड एल फॉर्म। देखता हूं कोई मैसेज तो आया है। ठीक है ना, ये नोट कर लिया क्या। डी एंड एल फॉर्म इक्वल अमाउंट में मिक्स कर देगा, विल फॉर्म रेसमिक मिक्सचर। अरे ये दोनों इक्वल अमाउंट में ही तो बन रहे थे ना। कौन, प्रोडक्ट, एक रिटेंशन एक इन्वर्जन। इक्वल क्यों, तू कॉइन को टॉस कर, कॉइन को टॉस करेगा तो देयर इज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड टेल, equal probability of head and tail, same thing is here. Equal probability of attack from front side, equal probability of attack from back side. Why equal probability, ट्राइगोनल प्लेनर है, मेरे ऊपर है, मैं ऊपर से जाऊं नीचे से जाऊं, मेरे पास दोनों का इक्वल चांस है। ओके, तो अब देखो व्हाई दिस इज नॉट अ रेसिमिक मिक्सचर। अभी मैंने वर्ड यूज किया था डी एंड एल फॉर्म। भाई कोई भी कंपाउंड इज शोइंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इफ एंड ओनली इफ व्हेन ऑल ग्रुप्स आर डिफरेंट। यहाँ पे क्या है, मिथाइल मिथाइल मिथाइल, थ्री ग्रुप्स आर सेम, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ डी और एल फॉर्म। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म काइरल सेंटर नहीं है, दिस इज नॉट अ काइरल सेंटर। इफ दिस इज नॉट अ काइरल सेंटर देन इट इज नॉट शोइंग, देन इट इज नॉट शोइंग क्या, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ही नहीं करेगा तो डी और एल का बात ही नहीं है। अगर डी और एल नहीं बना तो रेसमिक कैसे हुआ। इसलिए मेरे टेक्स्ट बुक में लिखता है कि डायरेक्टली रेसमिक मिक्सचर इज फॉर्म, विच इज रॉन्ग वन। कैसे रॉन्ग है मैंने बताया, इट मे बी रेसमिक मिक्सचर। ओके, इज देयर एनी प्रॉब्लम टिल नाउ, इज देयर एनी प्रॉब्लम टिल नाउ, यस और नो, यस और नो, चैट मी फास्ट। नहीं है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है ना, तो SN1 में फिर से आओ, पॉइंट नंबर 5 के बाद दिस इज पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 क्या है, लिखो, लिखो। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट विल फेवर, पोलर एंड वर्ड इज यूजिंग
protic. They will use word protic and aprotic. Protic and aprotic. And word is using again polar. Polar भी and protic भी. मैं बताता हूँ. Polar protic will favor. Polar protic will favor SN1 reaction. क्योंकि SN2 भी आना है ना. Now what is protic? Protic का मतलब क्या हो गया? H plus. Why protic? Why protic? प्रोटॉन H प्लस का मतलब H का मतलब सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन. H प्लस का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन गायब हो गया. अगर इलेक्ट्रॉन गायब हो गया तो हमारे पास सिर्फ प्रोटॉन ही बचा ना. डेट्स वाई प्रोटिक. H प्लस इज प्रोटिक. एंड पोलर. अभी उन्होंने क्या वर्ड यूज किया? डाइल्यूट H2SO4. जो तुम लोगों ने बोला था H प्लस एंड HSO4 में ब्रेक होगा, बिल्कुल सही था. बट डाइल्यूटेड का मतलब था इट इज H प्लस OH माइनस. तो जो H प्लस देगा इज कॉल्ड एज प्रोटिक सॉल्वेंट. जो H प्लस देगा वाटर, HBr, HCl, H2SO4. If you are taking dilute system, then it start giving H plus OH minus. अगर H हुआ तो प्रोटिक. पोलर पोल्स जनरेट होंगे. कौन से पोल? नेगेटिव पोल एंड पॉजिटिव पोल, इसलिए पोलर. हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? जल्दी बोल. ठीक. वेरी गुड. पॉइंट नंबर 7. इसमें दो है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल एंड आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल. इसमें लिखो फर्स्ट आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल लीव्स. SN1 का बोल रहा हूं. फर्स्ट आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल लीव्स. आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल लीव्स. Then incoming nucleophile enters. जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो क्या होंगे? न्यूक्लियोफाइल. ठीक है ना. और जिसके पास लोन पेयर ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे दे आर न्यूक्लियोफाइल. तो एंड अच्छा एक में ही लिख दिया क्या? सॉरी. इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अलग होना चाहिए था. देन इनकमिंग, यहाँ पे NU होना चाहिए था. न्यूक्लियोफाइल विल एंटर या अटैक. ओके. नेक्स्ट वन लिखा मैंने. नेक्स्ट हेडिंग हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन. तो क्या रहा? बोलो. सबस्ट्रेट के ऊपर कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है? बोलो. सो सबस्ट्रेट इज हैविंग, सबस्ट्रेट इज हैविंग कितना? sp3 हाइब्रिडाइजेशन. एंड intermediate is having, and intermediate is having, and intermediate is having, लिखते जाओ. intermediate is having, intermediate is having sp2 hybridization, and product again become, and having product is having
प्रोडक्ट इज हैविंग, लिखते जाओ, प्रोडक्ट इज हैविंग अगेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना? अब यहां तक बोलो, ये सारे पॉइंट्स बोर्ड एग्जाम में आएगा तो तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसा लिख रहे हो, पूरा एक्सप्लेन करके लिख रहे हो या तो फिर सिंपल पॉइंट्स लिख रहे हो। ओके, अब बोलो यहां तक टिल नाउ, प्लीज लेट मी नो, इज देयर एनी डाउट, इज देयर एनी डाउट? नो, देयर इज नो डाउट, नो डाउट। सुबोध स्क्वायर, सानिका बोले कोई डाउट नहीं है, प्रज्ञा भी कोई डाउट नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट SN1 रिएक्शन। तुम्हारे फ्रेंड्स सभी लोग SN1 जानेंगे, SN2 जानेंगे, लेकिन मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ टीचर्स को नहीं आता है कि SN1 SN2 कब होगा और कैसे पहचानूंगा। मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट किया है, रिएक्शन पहचानना नहीं किया है। ठीक है ना? बोले आज संस्कृति का बर्थडे है। अरे संस्कृति हैप्पी बर्थडे। सब लोगों को कम से कम मुंह से बोल करके चॉकलेट दे दो। मैंने अनम्यूट कर दिया सभी लोगों को क्योंकि आज का टाइमिंग भी हो गया 1.25 घंटे का, 1.25 घंटे का टाइमिंग भी हो गया। मेरे पास नेक्स्ट के लिए, मेरे पास जो नेक्स्ट रहेगा will be SN2 reaction. Next one will be SN2 reaction. Next one will be SN2 reaction. Next one will be SN2 reaction. भाई पूरी क्लास नहीं लिखे, मैं पूरी क्लास की तरफ से संस्कृति को हैप्पी बर्थडे बोल रहा हूँ, और चॉकलेट वो बाद में देंगे जब लॉकडाउन की बात खुलेगा तब। ठीक है ना? संस्कृति चॉकलेट लाएगी नहीं लाएगी बैग में भर के, एक बैग भर के। एलपेनलीबे नहीं लाना है। ठीक है भाई, तो आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट किया जाए या आप अभी भी पढ़ना है? बोलो। बस सर। हाँ, ठीक है, बोल रहे हैं बस करिए सर। तो SN1 सिमिलर टू दैट इज SN2, जो कि नेक्स्ट लेक्चर करना है। अर्णव बोल रहे हैं पढ़ना है। बोलो भाई, पूरी क्लास अपनी अपनी, ये जनता तंत्र है, प्रजातंत्र है, भीड़ तंत्र भी है, सब लोगों की बातों को ध्यान में रखना जाएगा। सब सब लोग बोल रहे हैं नहीं नहीं पढ़ना है, बोल रहे हैं सब मेरा बर्थडे कब है, मेरा बर्थडे, छी 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 छी, तुम लोग मेरा बर्थडे ही भूल गए, मेरा बर्थडे भूल गए सब लोग। हाँ, सुबोध बोल रहे हैं पता है मुझे, वेरी गुड, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, चलो भाई, हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू थैंक यू। चलो, तो आज की क्लास बोलते हैं भाई कि यहीं पे फिनिश करते हैं, आराम से करते हुए जाएंगे। प्लीज रिवाइज SN1 थॉरली, मैं डिटेल में कराता जाऊंगा। बाय दीदी, बाय दीदी।